Good morning, students. Myself, Dr. B.L. भादु फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज बावड़ी। आज हम BA पार्ट फर्स्ट में भौतिक भूगोल के अंतर्गत इकाई 2 भूकंप का अध्ययन हम करेंगे, है ना। तो अंतर्जात बल हैं जिसमें भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं, इसमें अपने कोर्स में है। तो देखिए, भूकंप का बता सकते हैं कि साधारण अर्थ क्या होता है ना। भूकंप मूल क्या है ना। भूकंप अधिकेंद्र क्या है, सिस्मोलॉजी क्या है, सिस्मोग्राफ क्या है, भूकंप की उत्पत्ति के क्या कारण हैं, है ना। और भूकंप के कौन कौन से प्रकार हैं, और रिचर स्केल क्या है। ऐसे क्वेश्चंस अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, भूकंप का साधारण अर्थ है भूमि का कांपना, अर्थात भूमि का या पृथ्वी का हिलना। देखिए, किसी ज्ञात अथवा अज्ञात बाह्य या अंतर्जात कारणों से पृथ्वी के भूपटल में तीव्र गति से पैदा होने वाली कंपन को भूकंप कहते हैं। विश्व के अधिकांश भूकंप भूतल से 50 से 100 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। भूकंप मूल क्या है बताइए। देखिए, धरातलीय सतह के नीचे जिस भाग में भूकंप उत्पन्न होता है उस स्थान को भूकंप का उत्पत्ति केंद्र या भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। अर्थात भूकंप के मूल उद्गम स्थल को उद्गम केंद्र या फोकस कहते हैं। भूकंप अधिकेंद्र देखिए, एपिसेंटर। भूकंप मूल के ठीक ऊपर, भूकंप मूल के ठीक ऊपर धरातलीय सतह के ऊपर स्थित उस केंद्र को भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं, जहां भूकंपीय लहरों का ज्ञान सबसे पहले होता है। अर्थात भूकंप मूल के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित स्थान को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भाई सम भूकंप रेखा आइसोसिस्मल लाइन क्या है। देखिए, समान भूकंप तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सम भूकंप रेखा कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सम भूकंप रेखा क्या है, होमोसिस्मल लाइन क्या है। तो देखिए, एक समय पर पहुंचने वाली तरंगों को मिलाने वाली रेखा को सह भूकंप रेखा कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भाई सिस्मोलॉजी क्या है। सिस्मोलॉजी यानी भूकंप विज्ञान क्या है। तो देखिए, सिस्मोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें भूकंपीय लहरों का सिस्मोग्राफ यंत्र से अंकन करके अध्ययन किया जाता है। अब वापस प्रश्न उठता है कि भैया सिस्मोग्राफ क्या। देखिए, भूकंपीय तरंगों का अंकन करने वाले यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। इसमें सिस्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि भाई भूकंप की उत्पत्ति के कारणों का वर्णन कीजिए। कई बार आता है, एग्जाम में सवाल आता है यूनिवर्सिटीज में। तो देखिए, भूकंप की उत्पत्ति के जो कौन से कारण, इसको हम 3 मोटे कारणों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो आंतरिक बलों के कारण भूकंप की उत्पत्ति, है ना, बहिर्जात बलों के कारण, और एक कृत्रिम या मानवीय जो प्रभाव के कारण जो भूकंप की उत्पत्ति। 3 कारण हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भी आंतरिक बलों के कारण भूकंप। तो आंतरिक बलों में कौन कौन से आएंगे कि भाई प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार यानी प्लेटों के टकराने से। दूसरा, प्रत्यास्थ पुनश्चल सिद्धांत। तीसरा, ज्वालामुखी क्रिया के कारण। चौथा, भ्रंश व वलन के कारण। और पांचवा, पृथ्वी का सिकुड़ना। ये कारण है। हम पहले बात करते हैं प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार यानी प्लेटों का टकराना। देखिए, विवर्तन की क्रियाओं के परिणामतः भूपटल की प्लेटों के किनारे संचलन से अधिक या आंशिक प्रभावित होते हैं। इसके कारण ऊपरी पटल की चट्टानी परतें टूटकर कंपन उत्पन्न करती हैं। संसार की सबसे लंबी भ्रंश रेखा सेंट एंड्रियान्स भ्रंश रेखा है। इसका निर्माण उत्तरी अमेरिका की छोटी प्लेटों के संक्षिप्त किनारों पर हुआ है। दूसरा, प्रत्यास्थ पुनश्चल सिद्धांत। भूगर्भवेत्ता प्रोफेसर H.F. रिड भूकंपों की यांत्रिक रचना सेलों की लचीलेपन पर निर्भर करती हैं। भूगर्भ की सेलें रबड़ की भांति लचीली होती हैं, जिस कारण उनमें बढ़ने या घटने के गुण होते हैं।
जब किसी स्थान की सेलों पर तनाव बढ़ता है तो वे तनाव या खिंचाव के कारण मुड़ जाती है और अत्यधिक तनाव के परिणाम स्वरूप चट्टान की सहन शक्ति खत्म हो जाती है, तो वो टूट जाती है। इसके कारण पृथ्वी में जोरों का कंपन पैदा हो जाता है और भूकंप का अनुभव किया जाता है। 1872 ईस्वी में कैलिफोर्निया का भूकंप तथा 1923 में जापान की संगामी खाड़ी का भूकंप भयंकर भूकंप आने का कारण प्रत्यास्थ पुनर्स्थापना सिद्धांत की पुष्टि करता है। प्रोफेसर एफ रिड मोदे का मानना है कि अधिकांश भ्रंशमूलक भूकंप इसी प्रकार की क्रिया द्वारा घटित होते हैं। तीसरा कि ज्वालामुखी क्रिया के कारण भी भूकंप आते हैं। कैसे? देखिए, ज्वालामुखी क्रिया में जब तीव्र एवं वेगवती गैसें और वाष्प धरातल के नीचे से बाहर आने के लिए धक्के लगाती है तो भूकंप में अनायास ही जोरों से कंपन पैदा हो जाता है तथा भयंकर भूकंप अनुभव किया जाता है। जैसे माउंट एटना के उद्गार के समय सिसिली द्वीप पर भी भूकंप आया था। भ्रंश व वलन के कारण। भ्रंश तथा वलन का संबंध क्रमशः संपीड़न है ना और तनाव से होता है ना। वलन से संपीड़न होता है और भ्रंश से तनाव। इनसे चट्टानों में हलचल होती है और भूकंप आते हैं। सन 1934 में बिहार का भूकंप, 1950 में असम का एवं 1991 में उत्तरकाशी का भूकंप इसी प्रकार के भूकंप थे। पृथ्वी का सिकुड़ना। पृथ्वी अपने जन्म से अब तक निरंतर ठंडी होकर सिकुड़ रही है, यानी पृथ्वी में ताप ह्रास के कारण भूपटल क्या होने लगा? शीतल या ठंडा होने लगा। पृथ्वी के सिकुड़ने से इसकी चट्टानों में अव्यवस्था पैदा हो जाती है, जिससे कंपन पैदा होता है और भूकंप आ जाता है। अब देखिए, बहिर्जात बलों के कारण अप्रदनात्मक एवं निक्षेपणात्मक प्रक्रियाएं जब तेजी से संपन्न होती है ना तो भूसंतुलन में असंतुलन पैदा हो जाता है, जो कभी कभी भूकंप का कारण बन जाता है। अब कृत्रिम कारण भी हैं भूकंप आने के कारण। कौन से? देखिए, कृत्रिम जलीय भार यानी नदियों पर बांध बनाने की स्थिति, मानवीय विस्फोटक क्रियाकलापों जैसे खनन क्रिया यानी खानों की छतों से गिर जाना, रेल परिवहन, बम परीक्षण के कारण स्थानिक आंशिक भूकंपों की दशाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि भगी भूकंप कौन कौन से प्रकार के होते हैं। देखिए, एक तो गहराई के अनुसार होते हैं साधारण व मध्यवर्ती भूकंप जो 20 से 100 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। एक पातालीय या प्लूटोनिक जो भूकंप होते हैं वो 100 से 300 किलोमीटर की गहराई में आते हैं। ठीक है। अब देखिए, भूकंप की उत्पत्ति में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर भूकंप को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है प्राकृतिक भूकंप और दूसरा होता है कृत्रिम भूकंप। हम पहले बात करते हैं प्राकृतिक भूकंप का। जब भूकंप का उद्भव प्राकृतिक कारणों अर्थात पृथ्वी की आंतरिक अथवा बाह्य शक्तियों द्वारा होता है तो उसे प्राकृतिक भूकंप कहते हैं। इन्हें पुनः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ज्वालामुखी भूकंप है ना, ये सक्रिय ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों तक सीमित है ना। दूसरा भ्रंश मूलक या विवर्तनिक भूकंप, तीसरा संतुलन मूलक भूकंप और चौथा प्लूटोनिक भूकंप। अब दूसरा जो है वह कृत्रिम भूकंप। देखिए, अनावश्यक मानवीय हस्तक्षेप के कारण व कुछ मानवीय क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न भूकंप कृत्रिम भूकंप माने जाते हैं। जैसे नियात यानी कोलैप्स, खनन क्षेत्रों में अत्यधिक खनन से भूमिगत खानों की छतों का गिर जाना है ना, ये कोलैप्स कहलाता है। विस्फोटक भूकंप यानी परमाणु और रासायनिक विस्फोट से भूमि में कंपन उत्पन्न हो जाता है। बांध जनित भूकंप कौन से होते हैं? बड़े बांधों वाले क्षेत्रों में ये आते हैं। अब देखिए, भूकंप मापने के पैमाने कौन से? देखो, इसमें एक तो रॉसी-फेरल पैमाना होता है, एक मर्केली पैमाना होता है और तीसरा रिचर या रिक्टर जो पैमाना होता है। ये 3 पैमाने हैं। इसमें से रॉसी-फेरल जो है फेरल जो पैमाने का जो सर्वप्रथम प्रयोग लिया गया था, अभी कोई महत्व नहीं है। दूसरा जो मर्केली पैमाना है, ये पैमाना मनुष्यों की ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव, किससे? ज्ञानेंद्रियों से जो मिलता है ना, अनुभव है ना, विनाशकारी प्रभाव आदि पर निर्भर करता है। यह एक गुणात्मक यानी क्वांटिटेटिव है, परिमाणात्मक नहीं है। इस पैमाने पर भूकंपीय तीव्रता का मापन 1 से 12 तक के अंकों द्वारा दर्शाया जाता है।
किंतु ये मर्केली पैमाना वैज्ञानिक दृष्टि से यथार्थ नहीं माना जाता है। अब देखिए रिचर या रिक्टर स्केल, तो भूकंप की तीव्रता रिचर स्केल द्वारा नापी जाती है। रिचर पैमाने का निर्माण इटली के चार्ल्स फ्रांसिस रिटर ने 1935 ईस्वी में किया था, जिसे 1965 में बोनो गुटेनबर्ग ने संशोधित किया था। रिचर पैमाने की तीव्रता 0 से 9 तक मापी जाती है। जब भूकंप की तीव्रता रिचर स्केल पर 4 से 5 के मध्य होती है तो उस समय मंदिरों और गिरजाघरों की घंटियां बोलने लगती हैं। देखिए भूकंप मापी यंत्र का सर्वप्रथम जो आविष्कार है चीन देश में हुआ था, और सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप सांसे क्षेत्र में 1556 में आया था, जिसमें लगभग 8.3 लाख जो लोग हैं हताहत हुए थे। अब देखिए भूकंप का हम वितरण की बात करें कि अभी ये कहाँ है, तो देखिए इसके जो 4 क्षेत्र हैं, एक तो प्रशांत महासागरीय जो पेटी है वो अभिसरण किनारों पे है ना। अभिसरण का मतलब जहाँ प्लेटें आपस में टकराती हैं। तो विश्व के 68% भूकंप प्रशांत महासागर के तटीय भागों में आते हैं, इसलिए इसे अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यहाँ पर ज्वालामुखी सबसे अधिक है। ये प्रशांत महासागरीय पेटी कहाँ है भाई? चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपाइंस, न्यूजीलैंड वो मध्य महासागरीय भागों में हल्के तथा भीषण भूकंप आते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी, जो सामान्यतः अभिसरण किनारों पे आते हैं। ये स्थलीय पेटी हैं जो यूरोप से आल्पस होते हुए हिमालय पर्वत, म्यांमार की पहाड़ियों के भूकंप तथा भूमध्य सागर के भूकंप इसमें आते हैं, है ना। मध्य महाद्वीपीय पेटी में कौन से क्षेत्र आते हैं? उसमें इटली, भारत, चीन, एशिया माइनर, टर्की, बाल्कान क्षेत्र के भूकंप इसी पेटी में आते हैं। अब देखिए एक तीसरा है मध्य अटलांटिक पेटी, यहाँ पर अपसरण किनारा है, यानी ये पेटी मध्य अटलांटिक कट्टा के सारे उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में वोवेट द्वीप तक फैली हुई है, और अन्य क्षेत्रों में जो है भूकंप का है वो पूर्वी अफ्रीका की मान ब्रंस घाटी। अच्छा इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ कि भाई सुनामी क्या, आप बता सकते हैं? देखिए इसका शाब्दिक अर्थ होता है ना, बंदरगाह की दैत्यकार लहरें हैं, है क्या? अंतःसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहते हैं। जब भूकंप समुद्र में आता है तो क्यों उत्पन्न होता है सुनामी? तो 3 कारण है। समुद्री कंपन, सागरीय तली में या तो निमज्जन होना या सागरीय तली में क्या होना? उन्मंजन होना। इन कारण से सुनामी आता है। तो सुनामी के कारण जो है कई बार भूकंप भी आता है। ओके, थैंक यू।